हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री और इसका हमने पहला टॉपिक भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है उत्प्रेरक, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल के साथ। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। किसके वेग को? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। कौन? उत्प्रेरक। तो परिभाषा क्या है उत्प्रेरक की? कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाले पदार्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट की उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया? जैसे कि हमने तत्वों में देखा कि तत्वों के प्रतीकों की व्यवस्था किसने बताई थी? बर्जिलियस ने। उसी प्रकार उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया? बर्जिलियस ने बताया। बर्जिलियस ने बताया। तो उत्प्रेरक क्या है? कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देंगे या फिर ज्यादा कर देंगे, उन पदार्थों को कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया? बर्जिलियस ने बताया। अब हम इसमें देखते हैं कि उत्प्रेरक के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं उत्प्रेरक की, और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है विशेषताओं और गुणों के बारे में। तो उत्प्रेरक की विशेषता क्या है? कि उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये पहला इसका गुण हो जाएगा कि उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे और ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित भी नहीं करेंगे। हाँ, इसके वेग को प्रभावित करेंगे। इसका जो भौतिक परिवर्तन इसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है किसमें? अभिक्रियाओं में। तो पहला क्या है कि उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। भाग नहीं लेते। तो इसकी पहली विशेषता है। दूसरा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? या तो बढ़ा देंगे या फिर क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो ये हो जाएगी उत्प्रेरक की दूसरी यहाँ पे विशेषता। तीसरा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक में भौतिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उत्प्रेरक में क्या नहीं होता? उत्प्रेरक में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। स्थायी परिवर्तन नहीं होता। किसमें नहीं होता? उत्प्रेरक में कोई भी यहाँ पर स्थायी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट की उत्प्रेरक सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं? तो उत्प्रेरक सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं? ताप से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट की उत्प्रेरक निश्चित ताप परास पर ही सक्रिय होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि उत्प्रेरक किस पे सक्रिय होते हैं? निश्चित ताप परास पर। जब इन्हें निश्चित ताप मिलेगा, तापक्रम जब इनके अकॉर्डिंग इनको मिलेगा, तभी ये सक्रिय होंगे। तो निश्चित ताप परास पर सक्रिय होते हैं। पर सक्रिय होते हैं। तो यह है उत्प्रेरक की अपनी 5 विशेषता। क्या है? कि ये निश्चित ताप परास पर सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक डालेंगे तभी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होगी। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करता। रासायनिक अभिक्रिया को क्या नहीं करता? प्रारंभ नहीं करता। को प्रारंभ नहीं करता। रासायनिक अभिक्रिया पहले ही प्रारंभ हो जाती है और फिर उसको क्या करता है? केवल उसके वेग में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट याद रखना है कि उत्प्रेरक ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक बहुत ज्यादा मात्रा में डालना होगा। उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। तो कितनी मात्रा? बहुत कम मात्रा भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करती है। इसलिए उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक को सूक्ष्म मात्रिक कहते हैं। उत्प्रेरक कैसा होता है? सूक्ष्म मात्रिक होता है। साथ ही उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को ही संपन्न करता है। कौन कौन से अभिक्रिया को? तो अग्र व पश्च
दोनों अभिक्रिया को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। अग्र और पश्च अभिक्रिया दोनों में काम आता है। दोनों में ये काम आता है। तो ये है उत्प्रेरक की विशेषताएं कौन कौन सी है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। और उत्प्रेरक में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक परिवर्तन होता है। और ताप से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कि निश्चित ताप परास पर ही सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है कि निश्चित ताप पर पे सक्रिय होते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। उत्प्रेरक कैसा होता है, सूक्ष्म मात्रिक होता है, अर्थात इसकी थोड़ी सी मात्रा भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करती है। और अग्र और पश्च अभिक्रिया दोनों में ही क्या करता है, काम आता है। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक क्या नहीं करता, उत्पाद को निर्मित नहीं करता, उत्पाद का निर्माण नहीं करता, अर्थात उत्पाद नहीं बदलता। तो उत्पाद नहीं बदलते हैं कौन, उत्प्रेरक। तो 9 विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बदल रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्यों बदलता है, किसकी वजह से बदलता है। तो वो बदलता है सक्रियण ऊर्जा के कारण, एक्टिवेशन एनर्जी के कारण रासायनिक अभिक्रिया के वेग में बदलाव होता है। तो कैसे होता है देखिए आप, सक्रियण ऊर्जा जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे ही सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होगी या वृद्धि होगी तो वेग में भी कमी वृद्धि होगी। कैसे होगी देखिए, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा का मतलब है कि अभिकारक। अभिकारक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा जितनी चाहिए होती है। तो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। अब यदि सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या हो, परिवर्तन हो, तो सक्रियण ऊर्जा के मान में परिवर्तन होने से ही रासायनिक अभिक्रिया के मान में भी परिवर्तन होता है। तो हम देखें कि सक्रियण ऊर्जा के मान में परिवर्तन होने से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के मान में या रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होता है, कैसे होगा कि यदि सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाए, सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाए, कम, सक्रियण ऊर्जा इसका मान क्या हो जाए, मान कम हो। यदि सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो याद रखना है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा या मान में वृद्धि होगी तो वेग कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी या वृद्धि किसकी वजह से होती है, सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से होती है। सक्रियण ऊर्जा क्या है कि अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए जितनी एनर्जी उसको चाहिए, जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा के मान में परिवर्तन से क्या होगा, वेग में परिवर्तन। सक्रियण ऊर्जा का मान यदि कम हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो इसका वेग इसमें बढ़ जाता है। और सक्रियण मान में वृद्धि होगी तो वेग कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेग के आधार पर या इसकी क्रियाशीलता के आधार पर जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के हम प्रकार देख लें तो उत्प्रेरक होता है 2 प्रकार का।
उत्प्रेरक होते हैं कितने प्रकार का? 2 प्रकार के उत्प्रेरक हैं। पहला उत्प्रेरक है धनात्मक उत्प्रेरक और एक दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक और एक है ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब दोनों में अपन अंतर देखते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या है। ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे उसे बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। और यहाँ पर ऋणात्मक क्या होगा? ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी कर दे। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि। ये क्या करेंगे? ये वेग में कमी करेंगे। नेक्स्ट कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी हो रही है तो बताइए सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होगी कि वृद्धि होगी? तो सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होगी और इधर सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी? मान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या है? उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक वेग में वृद्धि करता है लेकिन सक्रियण मान में कमी होती है। इधर ऋणात्मक वेग में कमी करता है लेकिन सक्रियण ऊर्जा के जो मान है उसमें वृद्धि होती है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। देखिए धनात्मक उत्प्रेरक, इसका एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, जिसमें क्या मिलाया? यहाँ पे मिलाया मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब इसमें डाला गया, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है? उत्प्रेरक का कार्य करेगा। जैसे पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 यहाँ पे बनने वाला है। तो ये क्या है? ये धनात्मक उत्प्रेरक है। जैसे उत्प्रेरक को इसमें मिलाया जाएगा इसकी अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति तेल। मोस्ट इंपोर्टेंट कि वनस्पति तेल का क्या किया जाएगा? हाइड्रोजनीकरण किया जाए। कोई भी वनस्पति तेल हुआ, वेजिटेबल्स ऑयल हुआ, उसमें क्या हाइड्रोजनीकरण यदि उसका किया तो उससे क्या बनेगा? वनस्पति घी यहाँ पे बन जाएगा। तो वनस्पति घी। अब इस अभिक्रिया में वृद्धि करवाने के लिए, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया? इसमें निकल मिला दिया या फिर प्लेटिनम इसमें मिला दिया। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों धनात्मक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट कि कौन सी विधि? हैबर विधि का एग्जाम्पल कि N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई जाए और इसमें उत्प्रेरक डाला जाए जिसका क्या नाम है? Fe, जो इससे रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगी और क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा अमोनिया। तो तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये धनात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल है जो कि ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऋणात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल। देखिए कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, जब इसमें ग्लिसरॉल नामक ये ऋणात्मक उत्प्रेरक मिलाया तो इस अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि धनात्मक तो वेग बढ़ाएगा लेकिन ऋणात्मक कम करेगा। अब क्या वजह है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक को भी काम में लेना पड़ता है? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? तो हाँ, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें विषैला पदार्थ बनने लग जाता है। जब विषैले पदार्थ को नहीं बनाना हो या उस पदार्थ में कमी करनी हो तो ऐसे नेगेटिव उत्प्रेरक यहाँ पे डाले जाते हैं ताकि विष का निर्माण न हो। तो इसमें ग्लिसरॉल जब डाला इसका अभिक्रिया कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्या काम आता है क्लोरोफॉर्म? निश्चेतक के लिए, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म काम आता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब एक क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? फास्जिन बनता है। इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या डालेंगे? एथेनॉल C2H5OH। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो एक जहर का निर्माण होगा जिसका क्या नाम है? फास्जिन COCl2। साथ ही एक एसिड यहाँ पे बनेगा जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह है ऋणात्मक उत्प्रेरक। नेक्स्ट कि क्रियाशीलता के आधार पर, अब हम देखें कि क्रियाशीलता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक। किसके आधार पे?
क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के? 2। तो पहला है उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, जो क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ा देगा। एक है उत्प्रेरक विष। क्या होते हैं ये? उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी बढ़ा दे। उत्प्रेरक क्या करता है? स्वयं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। यदि इसमें उत्प्रेरक वर्धक डाल दिया जाए तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या करेगा? वृद्धि। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। क्रियाशीलता, जैसे नाम से पता लग रहा है वर्धक, वर्धक मीन्स बढ़ाने वाला, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाले उत्प्रेरक को उत्प्रेरक वर्धक। इसी तरह उत्प्रेरक विष क्या हो जाएगा? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी करेगा। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी लाते हैं कौन? उत्प्रेरक विष। विष में जहर, क्रियाशीलता में कमी। तो यह है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। इनके एग्जाम्पल देखिए आप कि उत्प्रेरक वर्धक जैसे कि N2+3H2, इसमें हमने क्या मिलाया था? फेरम। जैसे फेरम मिलाया इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, लेकिन इसकी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या डाला? मोलिब्डेनम। और जैसे मोलिब्डेनम डाला यहाँ पर तो इसने किसका काम किया? ये उत्प्रेरक वर्धक है। यहाँ पर Fe क्या है? उत्प्रेरक। MO क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। तो किसका निर्माण होगा? अमोनिया का। इसी तरह वनस्पति तेल में का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया गया तो यहाँ पे क्या डाला था? Ni, निकल डाला था, जो कि एक उत्प्रेरक था। अब इसकी भी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या डाला? कॉपर। तो कॉपर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। और किसका निर्माण होगा? वनस्पति घी, जिसे डालडा बोलते हैं, उसका निर्माण होगा। नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी कर दे। N2+3H2, जहां पर क्या डाला? उत्प्रेरक क्या है? Fe है। अब जब इसकी क्रियाशीलता में कमी करवानी है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक गैस यहाँ पे मिलाएगी। कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसका निर्माण हुआ? ये हुआ अमोनिया का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर CO किसका काम करेगा? उत्प्रेरक विष का कार्य करने वाला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है? उत्प्रेरण कि उत्प्रेरक की क्रिया को ही उत्प्रेरण कहते हैं, लेकिन हम उत्प्रेरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करें और हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।